अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो पाइल्स पर है, यानी हेमराइड्स पर है। तो आज हम उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे और आपके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी डिस्कस करूँगी जो पाइल्स में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले पाइल्स है क्या? पाइल्स एक तरीके का वेरिकोज वेंस टाइप ही है, क्योंकि इसमें भी जो वेंस होती हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वो जो स्वेलिंग है वो रेक्टम के साइड और एनस के साइड पर होती हैं। एनस की जगह मौजूद होती है, एनल रीजन में मौजूद होती है। तो ये दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो एक इंटरनल पाइल्स और एक एक्सटर्नल पाइल्स। तो हम एक एक करके इन दोनों को पहले पढ़ेंगे कि इंटरनल पाइल्स क्या होते हैं। अगर एनल रीजन के अंदर के साइड यानी इंटरनल साइड पे मौजूद हो तो हम उसको इंटरनल पाइल्स कहते हैं। और अगर एनस के टिश्यूज़ में स्वेलिंग आ जाए तो उस वक्त वो जो होती है, वो जो वेन्स होती हैं वो जो फूल जाती हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। तो जो इंटरनल पाइल्स हैं वो बाज़ दफ़ा बाहर भी आ जाते हैं, क्योंकि जब पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्सफुली स्टूल को पास आउट करता है तो उस वक्त जो इंटरनल पाइल्स होते हैं, जो हेमराइड्स होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, जिनको हम प्रोलैप्स्ड पाइल्स कहते हैं या हेमराइड्स कहते हैं या प्रोट्रूडिंग हेमराइड्स कहते हैं। तो अक्सर ये जो टर्मिनोलॉजी है वो किताबों में या डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे पाइल्स के टॉपिक होते हैं वहाँ पे हमें नज़र आती है प्रोट्रूडिंग पाइल्स या प्रोलैप्स्ड पाइल्स। तो आप समझ जाएंगे इंटरनल पाइल्स से जो कि ज़ोर लगाने से यानी पॉटी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से अगर पास आउट हो रही है और पेशेंट ज़ोर लगा के पास आउट कर रहा है तो वो जो इंटरनल पाइल्स थे वो बाहर आ गए हैं उस ज़ोर की वजह। तो बाज़ औक़ात ये खुद ही ऑटोमेटिकली आफ्टर जब पेशेंट स्टूल पास कर लेता है ये खुद ही अंदर भी चले जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अगर ये बाहर आ जाते हैं तो फिर ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि जो इंटरनल पाइल्स होते हैं जब तक वो अंदर हैं तब तक वो पेनलेस होते हैं लेकिन ब्लीडिंग हो सकते हैं। लेकिन जब वो प्रोलैप्स्ड हेमराइड्स वाली कंडीशन हो गई तो उस वक्त बहुत शदीद पेन होता है, एक तरीके की इरिटेशन होती है, पेशेंट को बैठने में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टनेस फ़ील होती है। तो ये इंटरनल पाइल्स के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल पाइल्स के बारे में। एक्सटर्नल पाइल्स जो होते हैं वो जो एनस की जगह होती है उसकी स्किन के अंदर के साइड होते हैं, एक्सटर्नल साइड पर एनस के। तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ टाइप की वो ग्रोथ होती है, यानी पेशेंट जो है उसको टच कर सकता है, उसको फील कर सकता है और मिरर वगैरह के ज़रिए देख भी सकते हैं। और इंटरनल पाइल्स में ना आप उन्हें देख सकते हैं, ना आप उन्हें टच कर सकते हैं, ना आप उन्हें फ़ील कर सकते हैं। बस ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट को समझ नहीं आता ये ब्लीडिंग मुझे कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है। बाज़ औक़ात पेशेंट बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स जो हैं वो अगेन डिस्कम्फर्टनेस वाली कंडीशन होती है, क्योंकि पेशेंट को बैठने में बहुत ज़्यादा ये चीज़ परेशान करती है, इरिटेट करती है, पेनफुल कंडीशन होती है। और जब आप स्टूल पास करते हैं, स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और जब वो पास होता है तो उस दौरान आपको फिशर्स वाली कंडीशन हो सकती है। अच्छा, ये फिशर्स वाली जो कंडीशन है वो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पाइल्स में देखने में नज़र आती है और ये भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा कंडीशन है, क्योंकि इसमें जो एनस की साइड है वहाँ पर एनस की जगह पर बहुत ज़्यादा कट्स पड़ जाते हैं और उन कट्स की वजह से ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा भी बाज़ औक़ात हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो कॉज़ है वो क्रॉनिक डायरिया और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, यानी अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक डायरिया रहा है या कॉन्स्टिपेशन रहा है तो एक वक्त आता है कि उसको पाइल्स की शिकायत हो जाती है। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है पाइल्स की शिकायत सिर्फ उन लोगों को होती है जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइल्स की शिकायत उनको भी हो सकती है जिनको बहुत ज़्यादा डायरिया रहता है। अगर जो स्टूल है यानी पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता लेकिन स्टूल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, यानी डेली स्टूल पास होता है पेशेंट को और स्टूल जो पास होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और हार्ड होता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के स्टूल को पास आउट करता है, तो उसकी वजह से यानी वो जो स्ट्रेनिंग होती है उसकी वजह से एनस के साइड पे एक तरीके का प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर की वजह से पेशेंट को पाइल्स की शिकायत हो सकती है। और वो लोग वो जो बहुत ज़्यादा टॉयलेट में बैठते हैं, आधा आधा घंटा 20-20 मिनट टॉयलेट में ही रहते हैं, तो उनको भी पाइल्स की शिकायत हो सकती है, क्योंकि नीचे एनस के साइड पे एक प्रेशर पड़ रहा होता है जिसकी वजह से उनको पाइल्स की शिकायत हो सकती है। मोटे लोगों में हमें मोस्टली पाइल्स की शिकायत देखने में नज़र आती है। प्रेगनेंसी में पाइल्स की शिकायत हो जाती है पेशेंट को, और ख़ास तौर पे जब डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद हमें मोस्ट कॉमनली देखने में नज़र आता है कि पेशेंट को पाइल्स की शिकायत हो जाती है। फिर एनल इंटरकोर्स किया हो जो कि एक जायज़ अमल भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को पाइल्स की शिकायत हो सकती है। या वो लोग जिनकी डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल बहुत कम है या फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा कम है तो उनको पाइल्स की शिकायत हो सकती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में हमें सीवियर एनीमिया नज़र आता है, क्योंकि जिन लोगों
लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनको वीकनेस रहती है और एनीमिक हो जाते हैं, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। और साथ ही वो एक और किस्म के, यानी जैसे मैंने आपको 2 टाइप्स बताई, एक इंटरनल पाइल्स और एक एक्सटर्नल पाइल्स। इसकी कॉम्प्लिकेशन में हमें थ्रोम्बोज्ड 5 हेमराइड्स भी नज़र देखने में आता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो पेशेंट है अगर वो ट्रीटमेंट ना ले और उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस वक्त एनएस के साइड पे एक तरीके के ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो हार्ड होते हैं, और वो जो चीज़ है वो थ्रोम्बोज्ड हेमराइड्स की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और ये एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है हेमराइड्स की। इसके प्रिवेंशन के तौर पे आपको वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना चाहिए, फ़ाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए, एनल इंटरकोर्स से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जैसे कि मैंने कहा एक जायज़ अमल भी नहीं है। और इसके अलावा टॉयलेट में बहुत कम टाइम लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए। अगर पॉटी नहीं आ रही है, आपको स्टूल पास नहीं हो रहा, तो आप उठ जाएँ, और जब आपको अर्ज हो आप दोबारा चले जाएँ, और स्ट्रेनिंग ना करें, यानी ज़ोर मत लगाएँ, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स मत दें स्टूल पास करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है एस्क्यूलस, जो कि एक्सटर्नल पाइल्स में बहुत अच्छा काम करती है, फिशर्स वाली कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो पेशेंट है उसको ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन पेन बहुत शदीद होता है, कटिंग टाइप के पेन्स होते हैं, और ऐसा लगता है नस की जगह पे कोई चीज़ चुभ रही है, कोई काँच चुभ रहा है, कोई लकड़ी का टुकड़ा चुभ रहा है, तो ऐसी सेंसेशंस होती हैं। अगर ब्लीडी पाइल्स है तो उसमें एसिड नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो स्टूल है बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, और बहुत डिफ़िकल्टी से एफ़र्ट्स के साथ पेशेंट को पास आउट होता है, और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा पेशेंट को होती है। हेमोमेलिस बहुत अच्छी रेमेडी है इंटरनल पाइल्स की। अगर इंटरनल पाइल्स हैं और आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हेमोमेलिस 30 में भी बहुत अच्छा काम करती है, और क्यू यानी मदर टिंचर में भी बहुत अच्छा काम करती है। एलोस इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको जो पाइल्स की शिकायत है, अच्छा इंटरनल पाइल्स में भी बहुत अच्छा काम करती है, और आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के आप स्टूल पास करते हो, एकदम से मस से बाहर आ गए, ग्रेप्स टाइप यानी अंगूर के गुच्छों की तरह वो पाइल्स हैं आपके, प्रोट्रूडिंग पाइल्स हैं यानी प्रोलैप्स्ड पाइल्स हैं, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। पॉटी जो है आपको वो गैसेस के साथ पास आउट होती है। अगर आपको क्रॉनिक डायसेंट्री या डायरिया की शिकायत है और उसके बाद पाइल्स की शिकायत हुई है, तो ये उसमें बहुत अच्छा काम करती है। कॉलनसोनिया बहुत अच्छी रेमेडी है उस वक्त जब आपको प्रेगनेंसी में पाइल्स हुए हों। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।